हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में जोरों शोरों से लगे होंगे। मैं प्रेरणा आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ प्रेरणा लर्निंग हब में। आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी। और आप लोगों को जैसा कि पता है एनसीईआरटी क्लास 6 का चल रहा है और ज्योग्राफी पहला चैप्टर हो चुका है। अगर आप पहले चैप्टर को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज है ये हमारा दूसरा टॉपिक जो है अक्षांश एवं देशांतर। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और अभी तक जो फर्स्ट यूनिट नहीं देखा है सौरमंडल में पृथ्वी, वह ज़रूर देख ले, क्योंकि एनसीईआरटी का जो टॉपिक दिया रहता है वो कनेक्ट करके दिया रहता है। अगर आप पिछले यूनिट को छोड़ देते हैं तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी, समझने में परेशानी होगी। इसीलिए आप पहले यूनिट को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम सेकेंड यूनिट का बात करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो हमारा है ये क्लास 6 का चल रहा है, क्लास 6 का ज्योग्राफी, ये क्लास 6 का चल रहा है। और चलिए इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है यूनिट 2 है, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले ये ग्लोब क्या होता है, सबसे पहले हम ग्लोब की पृष्ठभूमि पे चर्चा कर लेते हैं। ग्लोब की पृष्ठभूमि पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लोब, आपको ग्लोब के बारे में एक एक सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ध्यान से देखिएगा ग्लोब क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोब का। ग्लोब, आप हैंड राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो जाए, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिएगा। और ग्लोब के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। और वह है कि इसका निर्माण, ग्लोब का निर्माण किसने किया था। ग्लोब का निर्माण जो है बैहम ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बैहम ने किया था। और इसका इम्पोर्टेंट जो हो जाता है, ये क्या है, ये पृथ्वी का प्रारूप है। यह जो है पृथ्वी का प्रारूप है, पृथ्वी का प्रारूप है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका यूज मतलब किस में आता है, इसका क्या उपयोग है। इसका दूरी पता करने में, किसी चीज़ की दूरी, स्थिति और आगे और हमको मिलेगा। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए टॉपिक पे चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी बेसिक चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ से आपका सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये एनसीईआरटी का टॉपिक है और इसको हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के डिकोड करके बताएंगे ताकि आपका एक भी लाइन मिस ना हो और एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से नहीं छूटे। क्योंकि अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको इतने बेहतर तरीके से पढ़िए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। चाहे बीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे सीटेट का जो फॉर्म आता है कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, आपका एक भी एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस तरीके से हमारा प्रयास रहेगा एनसीईआरटी को पढ़ाने का। और इसी जोश और उल्लास के साथ में चैप्टर को शुरू करने का कोशिश करते हैं। उससे पहले जो बच्चा, मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो जो फर्स्ट यूनिट को नहीं देखा है वो जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी हम सेकंड यूनिट का बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। और जिसको जिसको जहाँ पे दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और हम उसका आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं टॉपिक की। तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि हम बोले थे ना कि ये एनसीईआरटी का जो बुक होता है ये पिछले चैप्टर को कनेक्ट करके दिया हुआ रहता है। अगर वो पिछला चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको कम समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन कम समझ में आएगा। इसीलिए मेरा ये अनुरोध है कि जो पहले यूनिट को नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है उस टॉपिक, वो टॉपिक बहुत हो जाता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस सेकंड टॉपिक पे बात कर लेते हैं। चलिए, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी का प्रारूप आपको। जैसे कि यहाँ पे अलग स्लाइड अगर हम लेके बता दें आपको तो, अच्छा छोड़िए यहाँ पे बता देते, आप लोग समझ आएगा। हमारा पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, कुछ इस प्रकार से है। भू आप, इसको भू आप बोलते हैं। मतलब ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव और ये ध्रुव, इस पे थोड़ी सी दबी हुई आपको प्रतीत होगी और ये उठा हुआ थोड़ा, इसी को भू आप बोलते हैं। हमारी पृथ्वी कुछ इसी प्रकार की है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं।
और ये आपको पिछले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करके बताई हूँ कि हमारी पृथ्वी भूभाग है तो किस प्रकार है और कैसे है, सारी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब के देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप का एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसा कि हम अभी तुरंत आपको बताया कि ये पृथ्वी का ही प्रारूप है ग्लोब। पृथ्वी का प्रारूप का मतलब है कि जैसा पृथ्वी है ग्लोब को उसी तरीके से बनाया गया है। वही यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोब को देख के आप पृथ्वी का अनुमान लगा सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटी ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होता है, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है कि जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब प्रदेशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। मतलब जैसा रियल में पृथ्वी है उसको छोटा करके, उसका छोटा प्रारूप करके ग्लोब में दर्शाने का जो है कोशिश किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि ग्लोब को आप घुमा भी सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी भी घूर्णन करती है। पृथ्वी कैसे घूर्णन करता है अभी हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो सूर्य उदय होता है वो पूरब में होता है। और दो ग्रह ऐसा है जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, और वो कौन सा दो ग्रह है आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे है पहेली। अब देखिए क्या कहना चाह रही है पहेली। जो है ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है ना कि आपको भी मज़ा आ जाएगा देख के। चलिए अभी देख लेते हैं कि पहेली क्या कहना चाहती है। पहेली कहना चाहती कि आओ करके सीखें। अब ये क्या सिखाने का कोशिश कर रही है। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें, स्वेटर बुनने वाले सिलाई को इसके अंदर घुसा दें, जिसको सुई बोलते हैं उसको। ये सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं या दाएं घुमा सकते हैं। बोल रहा है, देखिए आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आलू है। मान लीजिए, अब एग्जैक्ट तो हम नहीं बना पाएंगे ना, ये मान लीजिए ये आलू है और इसमें बोल रहा है कि इसमें एक सुई घुसा दीजिए। सुई घुसा देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि सुई घुसा दिए। अब इसको अगर आप आलू को घुमाइएगा तो ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूर्णन करते रहेगा। आपको घुमा के घर में प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ये बात भी सही है कि इतना बड़ा पृथ्वी है और इतना छोटा करके इसको ग्लोब के रूप में दर्शाया गया है, तो इतना सारा जगह छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका गांव है, हम ग्लोब में कैसे दर्शाएंगे कि आपका गांव कहाँ है। वही इसमें कहा गया कि कैसे कर सकते हैं। अभी इसमें कैसे कर सकता है ये पॉसिबल है, और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा अभी इसी चैप्टर में। चलिए देखिए यहाँ, इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। इसे अक्ष कहा जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ अक्ष क्या है। अक्ष ये अक्ष कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये जो है कि ये झुकाने का जो है वो होता है कि इससे पता चलता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है। ये होता है अक्ष। समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये जो है ये बिंदु जो है ये है उत्तरी ध्रुव, और ये हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों
ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, ठीक उसी प्रकार से हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूरब की ओर घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक ही अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जो आप ये जो है ऐसा कुछ सुई जो है, इस प्रकार का सुई पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। ऐसा सुई पृथ्वी पर नहीं है। सिर्फ पृथ्वी कैसा है आपको बताते हैं, यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार का पृथ्वी है, इस पर कोई सुई नहीं है। इतना समझ गए आप लोग। ये आपको जो ग्लोब में दिखाया जाता है वह तो आपको बस समझाने के लिए दिखाया जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और ग्लोब पे जितनी भी रेखाएं हैं सब काल्पनिक हैं, और जो आपको सुई दिखाई देगा वह भी काल्पनिक है। सारा कुछ काल्पनिक है ग्लोब में। ऐसा वास्तव में कोई रेखाएं नहीं है पृथ्वी पे, और ना ही ऐसा कोई सुई है। इतना समझ गए होंगे आप लोगों को। और ये एक और बात है, जो कि ये जो ग्लोब में रहता है ये सारी चीज़ें वो बस समझाने के लिए रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके बारे में अभी इधर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसी रेखा जो 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये हो जाता है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त क्योंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब ये मत सोचिएगा कि इस तरीके से नहीं है, ये बस ये बीच का जो लाइन है जो कि 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटेगा, इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसी को आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। इतना समझ गए आप लोग। और इसी को वृहद वृत्त भी कहा जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहने का कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ जो आधा ये हो गया हमारा विषुवत वृत्त, ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया। जैसे यहाँ पे अच्छे से रेट करके आपको बताते हैं, रुकिए। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, विषुवत, ये हो गया विषुवत वृत्त। और ये हो जाता है आपका उत्तरी ध्रुव, जो उत्तर में रहता है वो उत्तर ध्रुव। और ये हो जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव। इतना समझ गए आप लोग। वही यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। जैसे आगे आपको बताएं कि ये रहा आपका विषुवत वृत्त। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भित बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। मतलब ये सारी जितनी भी रेखाएं आपको दिख रही है, ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखाएं के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि आपको डिटेल में जो इस टॉपिक का सारांश है मैं आपको एक स्लाइड में बताने का समझाने का पूरी कोशिश करूँगी। आप ध्यान दीजिएगा, आप बस समझने का, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ग्लोब को 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो जाता है क्षैतिज लाइन और दूसरा हो जाता है ऊर्ध्वाधर लाइन हो जाता है। और इसको क्षैतिज लाइन जो है ये कुछ इस प्रकार से रहता है, और इस तरह का रहेगा लाइन। और ऊर्ध्वाधर जो रहता है ये ऊपर से नीचे रहेगा, ऊपर से नीचे, इसको ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। और इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। इसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। हमारे ग्लोब पर 2 तरह की रेखाएं पाई जाती है, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा।
अब ये दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है ग्लोब में, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा इसी टॉपिक में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया कि ग्लोब दो तरह के होते हैं, इस पे दो तरह का लाइन होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कहने का कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी बुक, उसको भी देख लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि विषुवत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं एक बार। ये जो विषुवत वृत्त जो है, विषुवत वृत्त कौन सा, विषुवत वृत्त ये विषुवत, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है, 0 डिग्री। इतना समझ गया आप लोग। अब चलिए नेक्स्ट, चूंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। यहाँ जो है ये रहता है 90 अंश का ये, और ये भी रहेगा 90 अंश, और ये रहेगा 0 डिग्री, ये रहेगा 90 डिग्री। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे क्या कह रहे हैं वो भी समझने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ये तो आपको उत्तरी ध्रुव का पता चल गया, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है उत्तरी, और ये हो जाता है दक्षिणी। बस समझने का कोशिश कीजिए, आप लोगों को कितना मेहनत करके समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग भी उतनी ही शिद्दत के साथ समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और कह रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को, ये तो आपको बता दिया कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है, और ये रहा बीच में बीचों बीच जिसको 0 डिग्री कहते हैं, ये विषुवत रेखा को प्रदर्शित करता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है आपको यहाँ अच्छे से समझाती हूँ कि ये रहा हमारा विषुवत वृत्त, और ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये नहीं यहाँ पे है उत्तरी ध्रुव, ये रहा, आपको स्पष्ट करती हूँ, इसको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको भी कहा जाता है उत्तरी अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर में है, और ये इसको कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखा, क्योंकि ये दक्षिण में स्थित है, और ये हमारा बीच का हो जाता है विषुवत वृत्त। इतना समझ गए होंगे आप लोग, वही यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है। अब आगे देखते हैं। इसीलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ये भी लिखना जरूरी है कि जैसे कि आपको बोल देगा कि 66 डिग्री किधर, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, 66 डिग्री उत्तर, जैसे कि आपको ये तो बताना 66 डिग्री उत्तर या 66 डिग्री दक्षिण। जब तक आप उसके साथ उत्तर या दक्षिण को नहीं लगाइएगा तब तक आपका ये स्थिति क्लियर नहीं होगा। इसलिए बोल रहा है कि अगर कोई हम नंबर लिखते हैं तो उसके साथ दक्षिण या फिर उत्तर लिखना पड़ता है उसके साथ में, तभी हमको पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ 66 डिग्री उत्तर, और यहाँ देखिए 66.5 डिग्री दक्षिण। इससे पता चलता है कि 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिण ध्रुव की तरफ, और इससे ये पता चलता है कि 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव की तरफ। इतना समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। आपको तो बताएं कि उत्तर या फिर दक्षिण है, इसका पता कैसे करेंगे, तो उसके साथ उ या द लिखना पड़ता है अक्षर के साथ। ठीक है, अब उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर तथा ब्राजील अमेरिका में बेलो होरिजेंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंट विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। देखिए महाराष्ट्र का और ब्राजील का, दोनों का जो है एक शहर चंद्रपुर, महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और ब्राजील का होरिजेंटो भी 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि किधर वो स्थित है, क्योंकि 20 डिग्री वह इधर भी हो सकता है और 20 डिग्री इधर भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके साथ में उ लिखा है तो 20 डिग्री उत्तर की ओर होगा, या फिर द लिखा है तो उसकी तरफ दक्षिण की तरफ होगा। इससे हम पता कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई नंबर हम लिखते हैं तो उसके साथ उत्तर या दक्षिण लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि 20 डिग्री या 66.5 डिग्री उत्तर की ओर है या 20 डिग्री 66 डिग्री दक्षिण की ओर है। इतना समझ गए होंगे आप लोग।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। और कह रहा है इसीलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा बोलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इतना समझ गए आप लोग। इसको तो अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश की हूँ। अब नेक्स्ट पे देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर समानांतर रेखाएं। अब देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश, क्योंकि टोटल अक्षांश की बात करें तो आपको हम बता देते हैं एक चीज़ कि टोटल अक्षांश कितना होता है, ये क्वेश्चन में बन सकता है, लेकिन वो इसी चैप्टर में आगे आने वाला है, उस टाइम हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी कौन कौन सा इम्पोर्टेंट अक्षांश है जो कि आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको देख लेते हैं पहले। और वो है कि विषुवत-वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री। एक मिनट, ये क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। विषुवत-वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त अन्य 4 अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है। मतलब ये समानांतर है, समांतर है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा से रिपीट करने का कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम बाद में नेक्स्ट क्लास में भी आपको ये डाउट क्लियर करके हम देंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। ये तो आप लोग करके भी देखे होंगे, ये तो बहुत बार देखे होंगे। और तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र पर फैलता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये करके देखिएगा। आप लोगों के घर में तो टॉर्च ज़रूर होगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, विषुवत-वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत-वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब ये क्या कहना चाह रहा है हम आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। जैसे देख लीजिए, आपका एक भी डाउट हम नहीं रहने देंगे, आपका सारा डाउट क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये है, ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव हो गया ये हमारा, और ये बीचों बीच जो जाएगा ये हो जाएगा हमारा विषुवत रेखा, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ध्रुव। आप हैंड राइटिंग को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में कहना चाह रहा है कि इससे अगर हम 66.5 डिग्री पे चले जाएं, 66.5 डिग्री कौन सा होगा, ये मान लीजिए ये है 66.5 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहा जाता है कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, और ये हो जाता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर, और इसको कहा जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। इतना समझ गए होंगे आप लोग। यही एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे बताने का कोशिश क्या गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इतना समझ गए होंगे आप लोग, इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताप कटिबंध। अब ये पृथ्वी का ताप कटिबंध क्या है, इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। और पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में इसके बारे में किस तरीके से और किस प्रकार बताया गया है, उसके बाद हम आपको अलग से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा गया है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक ऊपर रहता है। दोबारा से पढ़ते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर, आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश करते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश का कहने का मतलब है ये कर्क रेखा और मकर रेखा बीच के सभी अक्षांश पर जो सूर्य दिन में एक बार सिर के ऊपर रहता है, मतलब इस पे जो है सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है दिन में एक बार, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। ठीक है,
इतना समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अब देखिए इतना इम्पोर्टेंट आ गया, उष्णकटिबंधीय। आपको यहाँ डायग्राम में दिखाने का कोशिश करते हैं कि आप जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो देखें, इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि इस पे जो है सालों भर सीधी रोशनी पड़ती है सूर्य की, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है। और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहने के कारण यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा व मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर सूर्य, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं रहता है। अब देखिए आपको एक स्लाइड और लेके समझाते हैं। आपको समझाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और ये ले लेते हैं, ये रहा हमारा कर्क रेखा, और ये रहा हमारा विषुवत रेखा, और ये रहा हमारा मकर रेखा। इतना समझ गए आप लोग। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कर्क रेखा, कर्क रेखा, और ये रहा हमारा मकर रेखा, और बीच का है विषुवत। और इसके कहने का मतलब है यहाँ पे जो है सूर्य का जो है, ये मान लीजिए सन है, ये सन का सीधा ही रोशनी यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग पे। लेकिन 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 इसके ऊपर ये कभी सीधी रोशनी पड़ेगी क्या? आप लोग खुद ही बताओ। ये रोशनी जो है इस पर इस तरीके से पड़ेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब तिरछी पड़ेगी। वही यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समझिएगा, कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इतना समझ गए आप लोग। आपको अच्छे से समझाने का हम कोशिश करते हैं। आप हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आप बस मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध आपको समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आई थिंक। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे देशांतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट देशांतर के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं, जिसमें से कि आपका एक ही स्लाइड में आपका पूरा का पूरा जो है कि टॉपिक निचोड़ के सामने आ जाएगा देशांतर। अभी आपका सारा डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ एक एक करके। बस ध्यान से मेरी बातों को बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ मैं। हाँ, आपको यहाँ पे बताने का, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देशांतर देशांतर के बारे में एकदम इम्पोर्टेंट। आप बस मेरी बातों को सुनने का कोशिश कीजिएगा। इसे जो है, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और दूसरा है इम्पोर्टेंट, इसे अर्धवृत्त भी कहा जाता है। ये जो है अर्धवृत्त होती है, पूरा वृत्त नहीं, ये अर्धवृत्त होती है। और वो किस प्रकार से, आने वाले अभी जो चैप्टर पे आएंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। ये अर्धवृत्त होती है, ठीक है। और कुल देशांतर रेखा जो है 360 होती है कुल। टोटल की बात कर ले हम तो टोटल हो जाती है 360। और इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री देशांतर रेखाएं जो है, ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन सा? पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध।
आप समझ जाइएगा, स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए। ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, किसके बारे में, देशांतर के बारे में। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एनसीईआरटी बुक में देशांतर के बारे में क्या कहा जा रहा है उसको समझने का कोशिश करते हैं, चलिए देखिए। सॉरी। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अब देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। इधर का हो जाता है पश्चिमी और इधर का हो जाता है पूर्वी। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया जा रहा है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देशांतर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको समझाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि आपको बोल देगा, यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं दक्षिण महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणी अक्षांश किधर होगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तरी, ये हो जाएगा उत्तरी और ये हो जाएगा दक्षिणी, इतना हो जाएगा। और ये 2 बराबर भागों में ये हो जाएगा विषुवत रेखा। इसमें बोल रहा है कि जो है कि दोनों जो है 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही स्थित है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। लेकिन जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि ये पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, 20 डिग्री अक्षांश तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन हम स्थिति कैसे कंफर्म करेंगे, जब हम दक्षिणी गोलार्ध के साथ साथ में हमको ये पता चल जाएगा कि ये पश्चिमी में गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, तब इसकी स्थिति कंफर्म हो जाती है। वही इसमें बताने का कोशिश कर रहा है कि देशांतर क्यों इंपॉर्टेंट है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यमुनोत्तर कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए, उनके बीच की दूरी को देशांतर और अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और ये कैसे, अभी तुरंत आएगा जब हम इंडिया की स्थिति को पता करेंगे। ये अभी तुरंत आएगा जब हम भारत की स्थिति को पता करेंगे, तब उस टाइम आपको बताएंगे कि ये जो दूरी है वो किस तरह से मापा जाता है। किसी भी देश, किसी भी महादेश, किसी भी चीज़ की दूरी ग्लोब में किस प्रकार मापी जाती है, उसको अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी जो दिया गया एनसीईआरटी में उसको समझ लेते हैं, ठीक है। दिया गया है, यह अर्धवृत्त और उनके बीच की दूरी दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतर यमुनोत्तर आपस में मिलती है। अब इसमें बता रहा है कि दो देशांतर के बीच की दूरी का बात कर रहा है। 2 देशांतर के बीच की दूरी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्रुव के पास 0 डिग्री हो जाएगा, ध्रुवों के पास 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि 2 देशांतर यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा सबसे मिनिमम। और सबसे मैक्सिमम दूरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 देशांतर के बीच के सबसे मैक्सिमम दूरी होती है विषुवत पर, और ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वही इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूनतम होती है ध्रुवों पर और मैक्सिमम होती है विषुवत रेखा के पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं के से भिन्न तथा सभी देशांतर यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य अक्षांशों में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला है, से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती की जाएगी। मतलब आप समझें, आपको समझाते हैं कि सब कोई सोच रहा था कहाँ से ये काउंटिंग स्टार्ट करे, कि कहाँ से पूरब होगा, कहाँ से पश्चिम होगा। तो ये स्टार्ट हुआ है, आपको बता देते हैं, ये स्टार्ट हुआ ग्रीनविच शहर, ब्रिटिश राज के वेधशाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखेगा, BVI कर देते हैं। और हाँ, जिसको भी PDF चाहिए होगा वो कमेंट करके हमको बताइएगा, और हम आपको टेलीग्राम का लिंक देंगे और आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो PDF आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कहाँ से खींचा गया है 0 डिग्री देशांतर,
जिसे प्रमुख यामनोत्तर कहते हैं। ये जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये रहा 0 डिग्री, और ये जो है यहाँ पे लिखते हैं, ये जो ग्रीनविच शहर, ग्रीनविच शहर से खींचा गया है 0 डिग्री यमुनोत्तर, ठीक है। इसको प्रमुख यमुनोत्तर भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसे प्रमुख यमुनोत्तर भी कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसे कि ये हो गया, इसके अपोजिट की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 180 डिग्री, और 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलकर जो है कि 2 भागों में बांटती है पृथ्वी को, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसको हम आपको बता चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू और पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूरब बोल दे या 180 डिग्री पश्चिम बोल दे, वह दोनों एक ही रेखा को कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे देखिए, ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाएं एवं देशांतर यमुनोत्तरों के बीच बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वह बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगी। अब देखिए, आपको एक चीज़ और बताना है। सबसे पहले इसको इरेज करके साफ कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक भी चीज़ अगर आप मिस किए तो समझिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप 1 से 2 नंबर गवाबित हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो आपको जाल की तरह दिखाई दे रहा है, आप लोगों को जाल की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका देशांतर। और अगर हम अक्षांश को भी दे देंगे तो ये आपको जाल के भांति दिखाई देगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड। और ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वही बोल रहा है, इस पे इसको ग्रिड कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। और हम जो जो बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको इस तरीके से पढ़ लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए कि आप उसको भूले नहीं एक भी बार, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का कोशिश किया गया है। यहाँ देखिए, ये रहा, ये है 180 डिग्री। इसको जो है क्या कहा जाता है? ये इसको जो है तिथि रेखा कहा जाता है, तिथि रेखा। और इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया? आप बोलिएगा इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा क्यों खींचा गया है, ताकि किसी भी देश के समय में अंतर ना हो, इसीलिए। और ये जो है बीपीएससी में अभी पूछा गया क्वेश्चन है टीआरई में। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे है देशांतर और समय। अब इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको अच्छी तरीके से देखिए आप लोग। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले के ज़माने में तो घड़ी सब होता नहीं था, तो पहले के ज़माने के लोग समय का पता कैसे करते थे? इसी तरीके से ग्रहों की गति को देखकर। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के दूसरे द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। अगर आपके दादाजी होंगे या फिर मम्मी होगी या फिर दादी होगी, उससे आप पूछिएगा कि आप पहले के ज़माने में घड़ी था क्या? वो बोलेगा नहीं, हम लोग के टाइम में घड़ी नहीं था। तो आप पूछिएगा किस तरीके से, कैसे समय का पता लगाया जाता था पहले? तो वो बोलेगा परछाई देखकर। वो जैसे ही धूप को देखेगा तो पता देगा कि कितना टाइम हुआ होगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पे बोला दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है परछाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक टॉर्च लेके भी इसको समझ सकते हैं।
एक एक कोई वस्तु लीजिएगा, उस पे ना ऊपर से टॉर्च का लाइट जलाइएगा तो उसका दिखेगा आपको प्रतिबिंब छोटा दिखाई देगा। वही अगर आप साइड से देते हैं तो उसका लंबा, बड़ा, चौड़ा, विभिन्न तरह का आपको दिखाई देगा। तो इससे आप पता लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। सबसे ऊंचा होगा तो उस टाइम दोपहर होगा। ये समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कहने का कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बता देते हैं अच्छे से, आपका एक भी डाउट नहीं रहने दूंगी। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका ग्रीनविच, ये रहा आपका ग्रीनविच 0 डिग्री, और ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी, और ये हो गया आपका पश्चिमी। और इधर जो भी समय होगा, जो भी समय होगा ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। इतना समझ गए आप लोग कि अगर यहाँ पे 12 बजा होगा तो जरूरी है कि इधर से 12 से ज़्यादा बज रहे होंगे। जैसे हो गया 1 2 3 4, ठीक है। और अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे होता होगा 10 11 9 8 7, इस तरीके से। इस ऐसे आप समझ गए। चलिए अब आगे क्या कहने का कोशिश कर रहा है उसको समझ लेते हैं। आगे है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझाने का कोशिश करती हूँ, समझिएगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी 24 आवर में, 24 घंटे में 360 डिग्री, आपको पता ही होगा कि पृथ्वी जो है कि एक दिन में पूरा चक्कर लगा, मतलब अपने अक्ष पर पूरा घूर्णन करती है एक दिन में, ठीक है। 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 360/24, और 12 दूना 24, 12 तिया 36, और ये हो जाएगा 15 से, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट में कितनी घूमेगी, 4 मिनट में 1 डिग्री। इस चीज़ का उपयोग कर कर आप ना किसी का भी समय, किसी भी जगह का समय निकाल सकते हैं, ठीक है। वही इसमें बताने का कोशिश किया गया एनसीईआरटी में कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बज रहे हो तब ग्रीनविच के पूरब में 15 डिग्री, 15 गुना 4 कर देंगे 60 डिग्री, 60 मिनट ग्रीनविच के समय से 1 घंटे आगे। और ये सब आप लोगों को और आगे नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इतना समझ आएगा, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इससे अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। मानव समय, हम मानक समय क्यों मांगते हैं? आपको तो पता है कि हम लोग मानक समय का उपयोग करते हैं, लेकिन क्यों, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कितना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ से और यहाँ तक का अगर देखें तो 1 आवर 45 मिनट का अंतर है। यहाँ डिब्रूगढ़ हो जाता है असम का, और यहाँ पे हो जाता है गुजरात, ठीक है। 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है इंडिया के पूरब और पश्चिम का, अगर मानक समय को देखें तो। इसीलिए आवश्यक है कि देशों को मध्य से होकर गुजरने वाली यमुनोत्तर को स्थानीय समय को देश को मानक समय लिया जाए। मतलब इसीलिए जो है कि बीच के मतलब देश के बीचों बीच जो समय रेखा जाती है उसी को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ताकि यहाँ का और यहाँ का समय में कोई अंतर ना हो, इसलिए बीच का समय लिया जाता है। और भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए इतना ही आपको याद रखना जितना मैं बताई। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? भूआब आकार, भूआब। ये तो आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। ग्लोब क्या है? ग्लोब ये पृथ्वी का प्रारूप है। और कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और विषुवत रेखा। ये सब तो आपको पता है। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल गया होगा, ठीक है। और आप लोग जो है कि इसको अपने से खुद से करके देखिएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट दिखा देते हैं कि यहाँ भी क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। प्रमुख यमुनोत्तर का मान है तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ध्रुवों के बीच। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 360। दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में है।
ग्रिड किसका जाल है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हूँ कि अक्षांश रेखा और समांतर रेखाओं का जो है कि मतलब मिक्स को, जैसे कि अब ये पृथ्वी है, ये हो गया आपका मतलब देशांतर, और ये हो गया अक्षांश, इसको समग्र रूप से ग्रिड कहा जाता है। इतना समझ में हो गया, आ गया होगा। और इसको आप खुद से स्वयं से करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और अगर आपसे नहीं होगा तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको इसको बताने की पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में रिलेशन करके दिया हुआ रहता है। अगर आप पिछले चैप्टर को छोड़ दीजिएगा तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको कम समझ में आएगा, इसीलिए आप पुराने चैप्टर को, जिसको मैं करवा चुकी हूँ, उसको अच्छे से करते रहिए, अच्छे समझ के साथ करते रहिए। और जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो क्लास 6 का ज्योग्राफी तो मैं समग्र रूप से हर चैप्टर का जो है एमसीक्यू लेकर आऊँगी, और आप उसको कीजिएगा तो आपका सारा फुल रिवीजन हो जाएगा। आपका एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप बस हम पर भरोसा रखिए और इसी विश्वास के साथ क्लास में कंटिन्यू रहिए और शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।